गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। तो हमने लास्ट लेक्चर में हक्कल मेथड कंप्लीट किया है। अब आज वाले लेक्चर में हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSI नेट एंड गेट एग्जाम। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये लेक्चर्स हमारे अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक पक्का कर दिया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आगे लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड थी किस पे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे। ऐसे ही MOT बेस्ड है ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल MO मॉडल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इन दिस थ्योरी क्या होगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन इज, जो वेव फंक्शन लिखेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होगा वो डीलोकलाइज्ड होता है ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल पे प्रेजेंट हो सकता है इन द MOT। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम लिख लेते हैं कि इन दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड with a wave function that is delocalized over the entire molecule। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन delocalized होगा over the entire molecule। ओके, तो जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। एक सेंटर पे फिक्स नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे भी जा सकता है। लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं मोनोसेंट्रिक, वो एक पे फिक्स होते हैं। जैसे हम आगे VBT करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें मोनोसेंट्रिक वाला सिस्टम है और यहाँ पे पॉलीसेंट्रिक, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे भी मूव कर सकता है। तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, दैट इज मूव एंड डीलोकलाइज्ड ओवर द मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब जैसे हमने वेव फंक्शन लिखा, जैसे ये वेव फंक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन, दो हम मान लेते हैं ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना है। तो इसे कैसे लिखेंगे? C1 प्लस C2 C1 C2 कंट्रीब्यूशन है इनके। ठीक है, तो ये क्या है? वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट, ये है वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों का ओवरलैप करवा के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये ओवरलैप अफेक्टिव कब होगा? ठीक है, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? द कॉम्बिनेशन बिटवीन atomic orbitals will be effective if three conditions are satisfied। ठीक है, वो थ्री कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहले एनर्जी, ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड थर्ड सिमेट्री। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने फॉर्म किए हैं ये किस मेथड से बने हैं? एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक और मेथड है। तो हम क्या कहेंगे कि दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डेवलप्ड बाय टू मेथड्स। कौन कौन से? एक तो
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए तो इनका यूज करेंगे। सेकंड है यूनाइटेड एटम मेथड, मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो तो पॉलीसेंट्रिक हैं और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो है मोनोसेंट्रिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, इससे अगर हमें नॉर्मलाइज्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। नॉर्मलाइजेशन पहले आनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन वाला लेक्चर देखना पीछे प्रीवियस वाला, ठीक है, वो हमने हेडिंग डाल रखी है नॉर्मलाइजेशन है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो उसके हिसाब से वो आएगा। तो हम अब करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम H2 पॉजिटिव का। देखो इसमें 2 एटम है और 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों पे मूव कर सकता है, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता सकती है। लेकिन हम वीपीटी पढ़ेंगे, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, वो उसके लिए एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। ठीक है, तो H2 पॉजिटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास वेव फंक्शन देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इसके लिए हम 5 ले लेते हैं, इसके लिए हम 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वेव फंक्शन क्या होगा, C1 प्लस C2 ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो वेव फंक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, वो इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें फाउंड करनी है। तो देखो कैसे नॉर्मल, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो तो नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अभी नॉर्मलाइज नहीं है। तो हमें इसे नॉर्मलाइज्ड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है इंटीग्रेशन कर देते हैं psi1 into psi2 d2, यही करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो C1 प्लस C2 अगेन C1 प्लस C2 d2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C1 प्लस C2 d2 इक्वल टू 1 बनाना है हमें। नॉर्मलाइजेशन के लिए इसे 1 बनाना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसके अंदर एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नॉर्मलाइज्ड, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ phi1 1 होगी, phi2 1 होगी, और इसको क्या बोलेंगे phi1 2, इसको हम ओवरलैपिंग इंटीग्रल बोलते हैं, मतलब S12, और phi2 phi1 का इंटीग्रेशन क्या होगा S21। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मतलब C1 स्क्वायर phi1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस कांस्टेंट बाहर C1 C2 phi1 का इंटीग्रेशन, इसको हम S12 लिख सकते हैं, प्लस C2 C1 बाहर phi2 का S21 प्लस C2 स्क्वायर और उसका 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल होता है मतलब S12 इक्वल होता है S21 के, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं जनरली। तो क्या होगा C1 स्क्वायर प्लस C1 C2s प्लस C1 C2s प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, एक मिनट, ये आ गया हमारे पास C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2s, ये आ चुका है हमारे पास। ये 1 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है। तो इसे नॉर्मलाइज बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि इसको सॉल्व करके जो भी आए, ठीक है, उसका क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करके उसके ऊपर रूट लगा दो और उसको वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट
मतलब हम क्या कहेंगे कि इफ, जैसे अगर हमारे पास कंडीशन हमें करनी है तो इफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2S इक्वल टू 1, देन साई MO कैसा हो जाएगा, नॉर्मलाइज। तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे हम पहले चेक करते थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वाले टॉपिक में, हमने चेक किए थे कि कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। वहां पे तो क्या होता था, एस की वैल्यू 1 होती, 0 होती थी वहां पे एस की वैल्यू, हक्कल वगैरह में, उससे पहले वाले में, ठीक है। तो हम इसको लेते ही नहीं थे, वहां पे सीधा कंडीशन थी हमारे पास C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया तो नॉर्मलाइज्ड है। बट यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें एस ओवरलैपिंग इंटीग्रल को भी कंसीडर करके चलना है, इसलिए हमारे पास जो कंडीशन आई है वो ये आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि नेग्लेक्ट द ओवरलैप इंटीग्रल, तो उस टाइम पे हम एस को हटा देंगे और हमारे पास कंडीशन बन जाएगी C1 स्क्वायर, अगर एस 0 दे रखा हो तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें यही बात ध्यान रखने की है। तो हमारे पास क्या आया कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना है वेव फंक्शन φ1 और φ2 से, तो हम साइन MO को क्या लिख सकते हैं, C1 φ1 प्लस C2 φ2, और इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2S इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आ गई। अब हमसे क्वेश्चन यूं पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कोरेस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल 1। तो हमें पता है कि हमने पिछले वाले पहले वाले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं लीनियर कॉम्बिनेशन वाले में कि प्रोबेबिलिटी किससे पता चलती थी हमें, C1 स्क्वायर से, क्योंकि वहां पे तो S 0 होता था, इसलिए C1 स्क्वायर से पता चलती थी। अब हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कोरेस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट क्या होगी, C1 स्क्वायर अब C1 C2S दिया होगा, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी कोरेस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल सेकेंड C2 स्क्वायर प्लस C1 C2S, ठीक है। इन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, प्रीवियस ईयर में इन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 4 मार्क्स में। तो 2 में भी आ सकता है वैसे तो 1 मिनट इसे नोट करो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ psi is equals to 0.85a plus 0.45b is a normalized molecular orbital। देखो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड दिया है ये वेव फंक्शन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल AB कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम phi and phi b which are also normalized। मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल भी इसमें नॉर्मलाइज्ड गिवन है। हमें क्या बताना है, द ओवरलैप बिटवीन phi a and phi b। ओवरलैप आपको पता है कि हमें S की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यही वाला हमें पता है, नॉर्मलाइज्ड गिवन है इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2S की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। C1 ये हमारे पास गिवन है, ये है C1 और ये है C2, तो 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 2.8 0.4 S की वैल्यू हमें बतानी है इक्वल टू 1। बस इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो S की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 0.31। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे से, या फिर थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं, फॉर्मूला यही यूज होगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2S हो सकता है S नेग्लेक्ट कर दे, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये भी प्रीवियस ईयर में नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 MO molecular orbital of a polar molecule AB has the form Ca psi a plus Cb psi b where psi a and psi b are normalized atomic orbital। यहाँ पे वेव फंक्शन ये दे रखे हैं और दोनों नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल इज
फाउंड ऑन एटम बी विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 90%, मतलब बी पे प्रोबेबिलिटी 90% है। वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती थी सेकंड वाले पे, C2² प्लस C1C2S, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इन दिस ऑर्बिटल इज फाउंड ऑन 90% नेग्लेक्टिंग द ओवरलैपिंग इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे s की वैल्यू 0 गिवन है। तो देखो वैसे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी C1² प्लस C1C2S होती थी और उसकी C2² प्लस C1C2S, बट ये नेग्लेक्ट कर दो तो हमारे पास अब C1² और C2²। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1, ठीक है। तो इसने क्या रखा है कि बी वाले की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 90% है, तो प्रोबेबिलिटी एट बी कितनी है, 90%, यानी कि 0.90, ठीक है। तो अगर बी की इतनी है तो ए की कितनी होगी, 0.1, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ए की C1² मतलब CA² से निकलेगी और बी की कैसे निकलेगी, CB² से। और ये कितनी दे रखी है, ए वाली 0.1 और ये कितनी दे रखी है, 0.9। तो हमसे पूछा है C एंड CB की वैल्यू, तो देखो CA² 0.1 है तो CA हम निकाल लेंगे रूट करके, तो 0.1 का रूट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.32, ठीक है। ऐसे ही CB कैसे निकलेगा, इस पे रूट कर देंगे 0.9 का, तो कितना आ जाएगा, 0.95। तो हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी में 0.03 ऐसे कुछ मत कर देना, इसका रूट निकाल के एक्यूरेटली देखेंगे तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हमने साई एमओ को नॉर्मलाइज्ड करना सीखा। अब हम देखते हैं कि हम इसमें वेव फंक्शन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो 2 एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन को भी एक्सप्लेन कर देती है, और 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन को तो करती है। तो अब हम दोनों के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल तो 2 है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 है। तो इसके लिए हम वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वेव साई एमओ इज इक्वल्स टू, देखो ये थ्योरी क्या कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक साथ 2 पे भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब हम वो लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है और वो प्रेजेंट है 5a पे, फर्स्ट एटम पे, या तो वो एक पे प्रेजेंट होगा या फिर वो दूसरे पे प्रेजेंट है, तो या फिर मतलब और 5b पे कौन सा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट है। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो हम वेव फंक्शन को यूं लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अकॉर्डिंग टू MOT है, अकॉर्डिंग टू VBT ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये है VBT क्या करेगी, वो इस सिस्टम को तो एक्सप्लेन ही नहीं करेगी, वो कहेगी एक के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होने तो जरूरी है, ठीक है। तो अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू MOT हम वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो साई एमओ, तो इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट पे प्रेजेंट हो या फिर फर्स्ट वाला सेकंड पे प्रेजेंट हो, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड पे प्रेजेंट हो, ये हो सकता है। ये तो वहां एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में सेकंड इलेक्ट्रॉन या तो वो फर्स्ट पे प्रेजेंट होगा या फिर वो सेकंड पे प्रेजेंट होगा। तो तुम कहोगे कि हमने यहाँ पे कैसे प्लस और मल्टीप्लाई लगा दिए, देखो इसमें प्लस का मतलब तो होता है और या, एंड मल्टीप्लाई का मतलब है एंड, ठीक है। तो देखो और एमओटी में हमें क्या करना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कर देना है, बाद में दूसरे का नंबर आएगा। तो देखो फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था जब, तो फर्स्ट वाला या तो फर्स्ट पे प्रेजेंट होगा या फिर फर्स्ट वाला सेकंड पे प्रेजेंट होगा, और आ गया, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला फर्स्ट पे और फर्स्ट वाला सेकंड पे भी हो सकता है।
मतलब मल्टीप्लाई, तो सेकेंड वाला फर्स्ट पे या फिर सेकेंड वाला सेकेंड पे, ठीक है। तो ये कैसे याद रहेगा कि प्लस और है और मल्टीप्लाई एंड है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक पल्सर बाइक होती है तो तुम यूं याद कर सकते हो, पल्सर मतलब प्लस वाले में और, ठीक है, प्लस का मतलब और होगा और एंड मल्टीप्लाई का मतलब एंड होगा। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन से 4 ऑप्शन देंगे, वीबीटी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन देंगे कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन इसमें से अलाउड है या नहीं है। तो ये साइन ये सब कुछ चेंज कर करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं द वेव फंक्शन H2 पॉजिटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल और 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो द वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू होमो diatomic molecule with 1 electron system, तो उसके लिए हम वेव फंक्शन यूं लिख सकते हैं साइन MO C1 फाई, अगर हाइड्रोजन है तो दोनों के लिए 1s होगा फर्स्ट वाला, प्लस C2 फाई 1s सेकेंड वाला। यहाँ पे C1 और C2 इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो हमें इसको नॉर्मलाइज बनाना है, तो इसका नॉर्मलाइज बनाने के लिए वही फंक्शन 2 बार डिटो यही करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास C1 फाई 1s प्लस C2 फाई 1s2 और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो C1 C2 हटा भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में क्योंकि वो तो लास्ट में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो एक वेव फंक्शन, फिर दोबारा से यही वाला वेव फंक्शन लिखना है हमें। तो फाई 1s1 प्लस फाई 1s2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई 1s1 फाई 1s1 डीटो प्लस फाई 1s1 प्लस फाई 1s2 डीटो, फिर इसको इससे करेंगे फाई 1s2 फाई 1s1 डीटो प्लस इसको इससे फाई 1s2 फाई 1s2 डीटो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा फाई 1s ये ऑलरेडी एटॉमिक ऑर्बिटल नॉर्मलाइज्ड है तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 ही हो गया, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये S11 था जो कि 1 होगा, ये S12 है इसको S लिख देते हैं, ये S21 है ये भी S ही होगा, S22 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 2S, ठीक है, यानी कि 2 1 प्लस S। तो मैंने कहा था कि अगर 1 के इक्वल आ गया तो नॉर्मलाइज है, ये नहीं आया 1 के इक्वल तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके रूट कर दो, तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस S, ये इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ये है फॉर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर द रूट 2 1 माइनस S। जैसे हम दोनों के लिए लिख के देख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी और 1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी। जैसे पूरा वेव फंक्शन लिखे साई MO बॉन्डिंग के लिए, तो क्या होगा हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आया अंडर द रूट 2 1 प्लस S। बॉन्डिंग के लिए लिख रहे हैं भाई फाई 1s फर्स्ट प्लस फाई 1s सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखे अगर हम फॉर एंटी बॉन्डिंग तो 1 बाय अंडर द रूट 2 1 माइनस S
phi 1s माइनस हो जाएगा phi 1s 2। ठीक है, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब हमें लिखना है 4 होमो डायटोमिक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये कैसे लिखेंगे? वेव फंक्शन अभी मैंने लिखना बताया था, बस साई एमओ बॉन्डिंग के लिए क्या होगा 1/√2 1 प्लस एस, ये तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। फिर वो क्या फर्स्ट वाले का सिस्टम करें, फर्स्ट वाला फर्स्ट पे या फिर फर्स्ट वाला सेकंड पे, यही होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा या फिर ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, फिर क्या होता था सेकंड वाले का हिसाब करेंगे तो सेकंड वाला फर्स्ट पे या फिर सेकंड वाला सेकंड पे। ये आ गया हमारे पास साई एमओ बॉन्डिंग के लिए विथ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हमें लिखना है फॉर एंटी बॉन्डिंग तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एमओटी खत्म हुआ, आप क्वेश्चंस करके देख सकते हो। अब हम करेंगे वीबीटी और फिर कंपैरिजन करेंगे बिटवीन एमओटी एंड वीबीटी। तो जो वीबीटी है और कंपैरिजन बिटवीन एमओटी एंड वीबीटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इससे लेक्चर काफी लंबे हो जाते हैं और फिर आप लोगों को देखने में काफी बोरिंग लगता होगा, इसलिए वीबीटी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक पक्का कर देना। ओके, थैंक यू।